अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम्हें इन बातों से क्या लेना है। आओ मैं तुम्हें अपना डेरा दिखाऊं, लड़की ने कहा और उसकी सहर तर्ज आंखें फिर रानी शरदा के दिल में हलचल मचा रही थी। अभी तक उसे याद नहीं आया था कि ये आंखें उसने कहाँ देखी हैं और वो इन आंखों से क्यों मुतासर होती है, लेकिन बहर सूरत वो लड़की का राज जानने के लिए कुछ इस तरह मुतजस्सिस हो गई थी कि उसे खुद पर इख्तियार ना रहा। वो लड़की के कहने पर बिस्तर से नीचे उतर आई। कहाँ चलोगी? मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, रानी कंधारी, लड़की बोली। तुमने फिर मुझे रानी कंधारी कहकर मुखातब किया? हाँ, इसलिए कि तुम कंधारी हो और इससे पहले तुम दृष्टि थी, लड़की ने कहा। रानी शरदा उसके पूरे एतमाद आवाज़ पर हैरान रह गई। लड़की ने खेमे से बाहर कदम बढ़ा दिए। रानी शरदा भी उसके साथ साथ आगे बढ़ती चली गई। बाहर दरवाजे पर मौजूद पहरेदार मुस्तैद ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने उनकी जानब नहीं देखा और वो खामोश बैठे रहे। रानी शरदा को हैरत हुई कि पहरेदारों ने उसके कदमों की चाप क्यों नहीं सुनी, लेकिन बहर सूरत वो कोई ख़ास बात महसूस नहीं कर सकी। अलबत्ता उसने ये सोचा था कि कल पहरेदारों को ज़रूर सरजश करेगी। ठीक है, यहाँ कोई खतरा नहीं, लेकिन वो जिस काम पर मुस्तैद हैं उन्हें इस काम को तो बखूबी अंजाम देना चाहिए। वो लड़की के साथ वहाँ से उतर आई और एक सिमत चल पड़ी। लड़की का रुख पहाड़ों की जानब ही था। चंद साथ के बाद रानी शरदा ख्यालों से चौंकी और वो सहर तराज हसीना को देखने लगी। लड़की बहुत ही ज़्यादा नडर और पुरएतमाद भी। तब रानी शरदा ने कहा, तुम बड़ी अजीब लड़की हो, मुझे तुम्हारे तसव्वुरे हैरत पर हैरत होती है। पहाड़ों के पीछे मेरे आदमियों का कहना है कि कोई आबादी नहीं, लेकिन तुम वहीं जा रही हो और इतनी बेबाकी और नडरपन से मुझे हैरत होती है। चलिए आओ रानी, लड़की ने उसकी बातों का कोई जवाब दिए बगैर कहा और रानी शरदा खामोश हो गई। वो मुतजस्सिस थी, जानना चाहती थी कि ये लड़की कौन है और उसे इन पहाड़ों की जानब क्यों लिए जा रही है। बहर सूरत खासा तवील फासला तय करने के बाद पहाड़ी टेलों के नज़दीक पहुंच गई। लड़की पहाड़ी टेलों के दरमियान एक छोटी सी दरार की जानब बढ़ गई थी। दरार के नज़दीक पहुंचकर वो बोली, इस दरार से गुजर कर हम दूसरी तरफ बआसानी पहुंच सकते हैं, वरना वहां तक जाने के लिए हमें बहुत सी खाइयां और झाड़ियां अबूर करना पड़ती। तुम्हें तो यहाँ के बारे में सब कुछ मालूम है। हाँ, क्यों नहीं, वो बस दस्तूर मुस्कुराती हुई बोली और दरार में दाखिल हो गई। पतली सी दरार थी और जिसमें तारीकी फैली हुई थी। रानी शरदा को खदशा था कि यहाँ कोई ऐसा वैसा जानवर ना हो और उसकी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचा दे और ख्वा मखवा लेने के देने पड़ जाए। लेकिन रानी ने शायद इसकी कैफियत भांप ली और बोली, रानी शरदा आओ, आओ मेरा हाथ पकड़ लो, लड़की ने कहा और रानी शरदा की तरफ अपना खूबसूरत सा छोटा सा नरमो नाजुक सा हाथ बढ़ा दिया। रानी शरदा ने उसका सुबक सा हाथ थाम लिया। फिर वो बोली, जिस कदर पुरएतमाद तुम हो, ये बात मेरे लिए हैरानी का बास है। लड़की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर के बाद वो दरार के दूसरी जानब पहुंच गई। यहाँ भी कुछ नहीं था और रानी शरदा ने किसी कदर खौफजदा अंदाज में कहा, यहाँ तो कोई खैमा नहीं बल्कि तारीक जंगल फैला हुआ है। इसका मकसद है कि मेरे आदमियों का कहना दुरुस्त था। रानी शरदा, बच्ची मैं हूँ, लेकिन बच्चों किसी बातें तुम कर रही हो, इस तरफ आओ, चंपा कली बोली और शरदा ने उसके इशारे की जानब देखा। एक पहाड़ी चट्टान थी और जिसमें एक छोटा सा सुराख नज़र आ रहा था। सुराख इतना बड़ा ज़रूर था कि उसमें से एक आदमी बैठकर अंदर दाखिल हो सके। चंपा कली इसलिए उसे लिए हुए सुराख के नज़दीक पहुंच गई और रानी शरदा ने अंदर झांकते हुए कहा, यहाँ तो बिल्कुल तारीकी है, अंदर चलो शरदा। ओहो नहीं लड़की, तुम बचगाना गुफ्तगू कर रही हो, भला ये भी कोई रहने की जगह है? मैं इस तारीक गार में दाखिल नहीं होंगी। तब तुम चंपा कली की हैसियत से कभी वाकिफ़ ना हो सकोगी। मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे तुम वो ना हो जो नज़र आती हो। मैं वापस जा रही हूँ। मैं वापस जाऊँगी, रानी शरदा ने खौफनाक अंदाज में कहा। मैं तुम्हें वापस जाने से ना रोकूंगी कंधारी, हालांकि तुमने मेरे साथ बेहतर सलूक ना किया था, लेकिन क्या करूँ, मेरा तुम्हारा जन्म जन्म का रिश्ता है और वो जो भाग कहते हैं वही होता है। हम उसके खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकते। क्या कह रही हो चंपा कली? अंदर चलो रानी जी, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। चलो भी,
चंपाकली बोली और रानी शारदा एक लम्हे के लिए हचकिचाई, फिर अंदर दाखिल हो गई। गार का दहाना तंग था लेकिन अंदर से काफ़ी कुशादा था। शारदा के पीछे ही चंपाकली भी अंदर दाखिल हो गई और फिर उसने गार की दीवार पर कोई चीज़ तलाश कर ली। ना जाने कहाँ से उसने एक मशल निकाल ली थी। मशल रोशन करने से उस सुरंग की दीवारें नजर आने लगी। चंपाकली मशल लिए आगे बढ़ने लगी। रानी शारदा उसके साथ थी। तवील सफ़र तय करने के बाद रानी शारदा एक ऐसी जगह निकल आई जो खुली हुई थी। आसमान पर चांद निकला हुआ था और चांदनी एक तवील तरीन शहर के खंडरात नुमायां कर रही थी। तबाहशुदा, खामोश और वीरान शहर जिसे देखकर दिल पर हैबत तारी होती। ये कोर खेत है, पहचानती हो? चंपाकली ने कहा। कोर खेत? हाँ, कोर खेत। लेकिन कोर खेत तो आबाद है। ये कौन सा कोर खेत है? पुराना कोर खेत जो इस नए कोर खेत के नीचे दफन है। ओहो! और कंधारी के बदन में झुर्री पैदा हो गई और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। और लड़की ने इशारा किया और उसे लिए हुए एक खंडर के पास पहुंच गई और फिर उसने मशल की एक चट्टान के रखने में निस्ब कर दी। ये भरत नवास है रानी कंधारी। तुम बार बार मुझे कंधारी कह रही हो। मैं शारदा हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी। लड़की मुस्कुराने लगी। तो रानी शारदा, ये भरत नवास है। ये नाम सुना है पहले? कहीं सुना है। ये देखो, ये क्या है? चंपाकली ने एक रखने में हाथ डाला और एक बड़ा सा दिया निकाल लिया जो जल रहा था। रानी शारदा को दिए की रोशनी अजीब सी लगी और उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। कुछ याद आया रानी? नहीं, और बेख्तियार उसके मुंह से निकल गया। तुम्हारी आंखें बंद हैं, पर आत्मा ही जाने ये आंखें कब खुलेंगी और मुझे उसी समय का इंतज़ार है। इस दिए को देखो शारदा, आखिर ये कब तक रोशन रहेगा? रानी शारदा ने दिए में झांका और एक हल्की सी आवाज़ उसके हलक से निकल गई और दिए में तेल की जगह खून भरा था और एक इंसानी उंगली खून में डूबी हुई थी, चिराग की बत्ती की जगह, और यही इंसानी उंगली जल रही थी और रोशनी दे रही थी। ये क्या है? यही तो मेरा मान है, यही तो मेरा उपकार है रानी जी। पर अफसोस, किसी जन्म में मेरा कोई मित्र नहीं है, कोई ऐसा नहीं जो मेरी दोस्ती पर आमादा हो, जबकि मेरे दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा है। क्या तुम अपने पहले जन्म की बात कर रही हो? रानी शारदा ने पूछा। हाँ, पहले जन्म की बात ही समझ लो। उस जन्म में तुम कौन थी? चंपाकली। और तुम्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं? लड़की खामोश हो गई और उसकी आंखें नमनाम हो गई। उसने चिराग वापस उसकी जगह रख दिया और एक गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। बड़ी पाबंदियां हैं मुझ पर रानी जी, बड़ी पाबंदियां। इन पाबंदियों को तोड़ नहीं सकती। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? शारदा ने पूछा। मदद? हाँ, मदद नहीं रानी, तुम मेरे जन्म जन्म की मांग पूरी कर सकती हो। तुम तो मेरी आत्मा को वो शांति दे सकती हो जो संसार में कोई दूसरा नहीं दे सकता। मगर अफसोस, जन्म जन्मा का यह चक्कर बड़ा अजीब है। वो सब ही एक दौर में होते हैं, जो दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी। और तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आई लड़की। भगवान करता आ जाती और तुम खुद मुझे क्यों नहीं बताती? मेरी जुबान बंद है रानी, मगर बोल तो रही हो। हाँ, बोल मैं रही हूँ। समझना तुम्हें है और जब तुम समझ जाओगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ना जाने क्या कह रही हो तुम, वही जो समय कह रहा है। आओ वापस चलें। चलो, लड़की ने कहा और फिर रानी शारदा उसके साथ वापस चल पड़ी। दोनों इस गुफा से निकल आईं। रानी शारदा के ज़हन में इन वाक़यात से एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। पहाड़ी दरार से बाहर निकलते हुए भी उस लड़की से और कोई बात नहीं की थी। चंपाकली उसके साथ उसके डेरे की तरफ जा रही थी और फिर खामोशी का यह तिलस्म चंपाकली ने ही तोड़ा। क्या सोचने लगी रानी जी? कुछ नहीं, रानी चौंक पड़ी। मैं जानती हूँ कि मेरे ही बारे में सोच रही होगी। तुमने मुझे हैरान कर दिया चंपाकली। परेशान तो नहीं शारदा रानी? परेशान भी हूँ। वो क्यों? कुछ समझ में नहीं आता। तुम कौन हो और इतनी छोटी सी उम्र में ये सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम हो गई? अगर तुम पिछले जन्म की बातें करती हो तो तुम्हें पिछले जन्म की बातें कहाँ से याद रह गई? जन्म जन्मा की बात करो रानी शारदा। एक जन्म इसी भट्टी को कहाँ सुलगाता है जो मेरे बदन में सुलग रही है। और ये तो सदियों की आग है। ये आग तो हज़ारों बरस में पलकर जवान हुई है। एक जन्म से दिलों में ये सोच कहाँ रहता है? मगर आखिर तुम हो कौन? काश कि मैं बता सकती, वो सिसक कर बोली। इतनी सारी बातें बता दी, सिर्फ एक बात में मुश्किल है। हाँ रानी जी, यही तो मुश्किल है। लेकिन एक बात समझ लो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। हालांकि तुमने जो कुछ किया है वो बहुत कुछ है, लेकिन तुम भी तो मजबूर थी। समय खुद को दोहराता है। तुम समय के हाथों खेल रही हो। कैसा समय?
वो जो फिर आ चुका है और वो तुम्हारा डेरा करीब आ रहा है। रानी जी मेरी एक बात और सुन लो, कहो तुम्हें राजकुमार से प्रेम है ना? तिलक चंद से? हाँ क्यों नहीं, और मैं उसकी माता हूँ। सारे संसार में वो मुझसे ज़्यादा चाहने वाला और कौन होगा। हे रानी जी, चंपा कली कर्ब से बोली, लेकिन फिर वो एकदम संभल गई। सुनो रानी शारदा, राजकुमार के जीवन को खतरा है। क्या? रानी उछल पड़ी, वो रुक गई थी। हाँ उसे की रक्षा की ज़रूरत है। किससे खतरा है? रानी ने खौफज़दा लहजे में पूछा। राजा कैदो आज सच्चे मन से मेले में नहीं आया है और वो पापी अपने मन में एक खास भावना लेकर आया है। राजा कैदो? हाँ, उसके साथ बहुत से सवार हैं और उसका इरादा है कि मौका पाते ही राजकुमार तिलक चंद को ले उड़े। वो तिलक चंद को यहाँ से उठाकर ले जाने के घात में है। मगर क्यों? उसने बेचैनी से पूछा। कोई जंगी चाल होगी। वो महाराज जय चंद से जंग करना चाहता है, लेकिन उसका मकसद कुछ और है। राजकुमार को उठाकर ले जाने के बाद वो राजा जय चंद को मजबूर करेगा कि वो उसकी सारी बातें मान ले। तो तुझे ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? चंपा कली, मेरे पिता राम नारायण सितारों की चाल बताते हैं ना, और मुझे सब मालूम है। चंपा कली ने जवाब दिया। मगर वो चंपा कली, क्या तू सच कह रही है? हाँ, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। रानी शारदा, मैं तुम्हारे हर बुरे समय में काम आऊँगी। लेकिन क्या? तुम्हें सिर्फ मेरा एक काम कर देना, बोलो, और इस बार भी तुम घनश्यामी के जाल में फंस जाओगी। और कौन घनश्यामी? वो पापी इस बार भी आएगा, ज़रूर आ चुका होगा, और वो मुझे कामयाब ना होने देगा। चंपा कली सिसक कर बोली, और मुझसे तेरा क्या काम है? अभी नहीं बताऊंगी। और रानी जी, बस मुझे वचन दो कि मेरा एक काम करोगी। हाँ, मैं वचन देती हूँ, और तुम जो कहोगे मैं कर दूंगी। अपने वचन का पालन करना महारानी, मैं झूठ नहीं बोलती। बस महारानी, जाओ अब राजकुमार की रक्षा का बंदोबस्त करो। मैं फिर आऊँगी, और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी मैं आऊँगी, और फिर एक दिन तुमसे तुम्हारे वचन को पूरा करने में। चंपा कली, ठीक है, मैं चलती हूँ, रानी शारदा ने कहा, और चंपा कली ने गर्दन हिला दी और उसी जगह खड़ी रानी को देखती रही, और रानी वापस अपने डेरे पर आ गई। राजकुमार आराम की नींद सो रहा था। रानी शारदा उसके पास ही बैठ गई और उसके मन में हौल उठ रहे थे। चंपा कली ने जो पेशगोई की थी वो इनकी बातों में बड़ी अहमियत रखती थी, और यूं तो उसके साथ गुजरा हुआ सारा वक्त ही अजीब था, और रानी शारदा उन अजीबोगरीब वाक़यात से इस कदर हरासा हो गई कि सारी रात उसे नींद न आई, और रात को उसने अपने पहरेदारों को जमा करके वापसी का ऐलान नहीं किया था। अगर वो ऐलान कर देती तो वो लोग उसकी परेशानी से वाकिफ़ हो जाते, और वो किसी को अपना राज बताना नहीं चाहती थी। अलबत्ता सुबह होते ही उसने कहा कि वो वापस महल में जाएगी, और उसके ऐलान के साथ ही सिपाही उसके हुक्म की तामीर करने में मसरूफ़ हो गए, और थोड़ी देर के बाद वो महल वापस पहुंच गई। मेले के दिनों में राजा जय चंद मसरूफ़ रहता था, ख़ास तौर से इसलिए कि दूसरे राजा और रियासतों के वाली वहाँ आ सकते और उनसे तबादला ख्याल भी रहता था। और फिर मेले के इंतज़ामात वो खुद अपनी निगाहों के सामने कराता था। अलबत्ता जब उसे रानी शारदा की वापसी का पता चला तो वो उसके पास पहुंच गया। रानी शारदा ने उसे देखा और एक परेशान सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आप आ गए महाराज, बड़ा अच्छा हुआ, मैं खुद ही आपको संदेश भेजने वाली थी। क्यों, खैरियत? मेले से वापस कैसे आ गई? क्या वहाँ दिल नहीं लगा? दिल तो लग गया था महाराज, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि मुझे वापस आना पड़ा। क्या मतलब? कैसे वाक़यात? राजा अजय चंद ने पूछा। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ महाराज। बताओ क्या बात है? बैठ जाइए महाराज, रानी शारदा ने कहा कि, और अजय चंद बैठ गया। रानी शारदा के चेहरे पर फैले हुए फिक्रो तरोग के वाक़यात ने उसे भी मतरूद कर दिया था, और वह परेशान निगाहों से रानी को देखने लगा। फिर बोला, क्या बात है शारदा? जो कुछ भी तुम्हारे साथ बीता है और मुझे उसके बारे में जल्दी बताओ। तुम्हारी इस परेशानी से मैं भी परेशान हो गया हूँ। मैंने ऐसी ही बात सुनी है महाराज, लेकिन आप वादा करें कि मुझसे तफसील नहीं पूछेंगे। जल्दी बताओ। और तुमने तो ना जाने कैसी बातें शुरू कर दी। राजा अजय चंद बोला, महाराज ये बताइए कि आपके राजा कैदोराड से कोई दुश्मनी है? कैदोराड से? अजय चंद चौंक पड़ा और फिर वो अजीब सी निगाहों से रानी शारदा को देखते हुए बोला, है, लेकिन तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? क्या दुश्मनी है उससे आपकी? बस रानी, ये राजनीति के मामलात हैं। मैं कभी तुम्हें इस सिलसिले में परेशान नहीं करता। अब अगर तुम ये सवाल कर रही हो तो तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। कैदोराड हमसे जंग करना चाहता है, और वह थोड़े दिन पहले उसने हमें उसकी धमकी दी थी।
वो चाहता है कि मैं उसे खराज अदा करूं, और अगर मैं खराज अदा नहीं करूंगा तो वो मुझसे जंग करेगा, और तुम्हें नहीं मालूम रानी हमारी क्या कैफियत है। मगर राजा कह दो, राज तो मेले में आया है। हाँ वो आया है, लेकिन कैसे दिल से आया है ये मैं नहीं कह सकता। मेरे तमाम साथी हैरान हैं, खुद दीवान ज्ञान चंद भी परेशान है कि राजा कह दो राज दिल कदर मिटाकर कैसे आ गया, और मेरी समझ में नहीं आया रानी, लेकिन बहर सूरत वो आया है और मैं उसकी मेहमानदारी भी कर रहा हूँ। वो सच्चे मन से नहीं आया है महाराज। क्या मतलब? वो एक चाल चलने आया है। कैसी चाल? हाँ महाराज, उसकी चाल ये है कि वो हमारे बेटे और तख्त के वारस को यहाँ से उठाकर ले जाना चाहता है और उसे कैद में रख कर आपसे मनमानी करवाना चाहता है। क्या कह रही हो रानी? राजा अजय चंद उछल पड़ा। हाँ महाराज, मैं सच कह रही हूँ, और इसका बंदोबस्त करें वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाएंगे। मगर ये सब बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई श्रद्धा? मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, और अगर मुझे कुछ नहीं बताओगी रानी तो फिर किसे बताओगी? बड़ी अजीब बात कही तुमने, और मैं इस बात को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। तुम्हें यहाँ ये इतला कहाँ से मिली? मुझे बताओ, भगवान की सौगंध रानी, मुझे बताओ। नहीं महाराज, अभी नहीं बताऊंगी। तो फिर कब बताओगी? राजा जयचंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समय आने दें, आपको सब बता दूंगी। अच्छा ठीक है, मगर ये कैसे पता चले कि राजा कैदोराज यही सब कुछ करने आया है? ये आप सोच सकते हैं महाराज, राजा चंद ने कहा, और फिर गर्दन हिलाने लगा। ठीक है, इसका बंदोबस्त हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। राजा जयचंद ने पुरख्याल लहजे में कहा, मेरा लिए क्या आ गया है महाराज? कुछ नहीं, तुम आराम से महल में रहो। बल्कि हाँ, यूँ करो कि राजकुमार तिलक चंद को लेकर यहाँ से काली निवास रवाना हो जाओ। काली निवास? हाँ, वो महफूज जगह है। अब जब ये बात मेरे इल्म में आ चुकी है तो मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। काली निवास महफूज जगह है तो मैं कब चले जाऊँ? आज ही निहायत खामोशी से ज्ञान चंद उसका भी बंदोबस्त कर देगा। हाँ, राजकुमार को तो उसके बारे में कुछ नहीं बताया। नहीं, ठीक है, और उसे बताने की ज़रूरत भी नहीं। बच्चा है, जोश में आना आ जाए, हमें अकल से काम लेना हो गया। जो आ गया महाराज, रानी ने कहा, और अजय चंद उसे तसल्ली देकर चला गया। लेकिन अब उसके लिए परेशानी का दौर शुरू हो गया था, और उसने पहले ज्ञान चंद को बुलाया और उसे रानी का हवाला दिए बगैर उस साजिश से आगाह करते हुए उसने कहा कि यह बात मैंने मोतबर ज़राए से सुनी है, और वह लेकिन हमें इसका बंदोबस्त करना होगा। कैदोराज को यहाँ से वापस ही ना जाने दिया जाए। ज्ञानचंद जोश से बोला, नहीं ज्ञानचंद, ये असूल के खिलाफ बात होगी, लेकिन हम उसे ज़रूर आजमाएंगे। वो कैसे महाराज? रानी श्रद्धा का खैमा उसी जगह लगेगा जहाँ लगा हुआ है, लेकिन वहाँ रानी ना होगी, ना राजकुमार, बल्कि दूसरे लोग उनकी जगह होंगे, और मशहूर यही किया जाएगा कि रानी वहाँ मौजूद है। ओह, फिर कैदोराज की कार्रवाई पर नज़र रखी जाएगी, और मैं उसके लिए दूसरे बंदोबस्त भी कर रहा हूँ। और वो भी क्या याद करेगा? राजा चंद ने कहा, और ज्ञान चंद गर्दन हिलाने लगा। तुम खामोशी से रानी को काली निवास पहुँचा दो, और ये काम जल्दी करो। जो आ गया महाराज, ज्ञान चंद ने कहा, और राजा से इजाज़त लेकर बाहर निकल गया। राजा जयचंद थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, और फिर उसने अपने एक ख़ास आदमी को बुलाया और उससे कहा कि माधु चंद को बुला लाओ। माधु चंद मुस्कुराता हुआ जयचंद के सामने आया, और वो उन दिनों बहुत खुश था, और जयचंद की तरफ से उसका दिल साफ हो गया था। जी महाराज। क्या कर रहे हैं माधु चंद? सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं महाराज। पहला काम कब करोगे? कल रात को, और ज़रा सी तब्दीली करनी है उस काम में। पहला हमला तुम राजधन के डेरे पर करोगे, और ये हमला कैदोराज के नाम पर किया जाएगा। ओह ठीक है, कल रात ही कर लूँगा ये काम। कल रात नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कल तैयारियां मुकम्मल करो। और मेरी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं, आपने जो कहा है, और उसके लिए मुकम्मल तैयारियां कर चुका हूं, साधु चंद ने कहा, और अजय चंद ने खुश होकर गर्दन हिला दी। कैदोराज अपने जाल में फंस चुका था। पहाड़ी पर दूसरा खैमा लग गया। किसी को कानों कान खबर ना हुई कि क्या हुआ, और लोग ये समझ रहे थे कि हमेशा की तरह रानी श्रद्धा इस बार भी मेले में खुद मौजूद है, और जो बात चंपाकली ने बताई थी वो गलत नहीं थी। कैदोराज जयचंद का जवाब मिल जाने के बाद में मनसूबा बनाकर आया था, और वो खुद भी दिलेर नहीं था, और किसी बड़ी जंग से बचना चाहता था। उसकी चोर फितरत ने उस मनसूबे पर गौर किया, और आज रात को उस मनसूबे पर अमल करने के लिए तैयार था। उसके आदमियों ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर लीं।
वो खैर इनकी निगाह में था खैमा, और जहाँ रानी शरदा मुकीम थी, राजकुमार तिलम चंद को भी उसके आदमियों ने देखा था। मेले की सरगर्मियां अरूज पर थी, नाच रंग की महफिलें जमी हुई थी। आज मौसम बहुत खुशगवार था, आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और कभी कभी बूंदाबांदी होने लगती। किसी भी वक्त ये बूंदाबांदी मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर सकती थी। राजा कैदों ने वक्त होते ही सामान समेट लिया और उसके खैमे खाली हो गए, लेकिन उन खैमों में रोशनियां जो की तू रहने दी गईं ताकि किसी को शुबा ना हो सके। सिपाहियों का एक मसला जत्था खामोशी से उस पहाड़ी की जानब बढ़ रहा था। रानी शरदा के खैमे पर उस वक्त सिर्फ 4 मुहाफिज थे जो बैठे ऊँग रहे थे। उन बेचारों को कुछ भी नहीं मालूम था, वो तो कुर्बानी के बकरे थे। 2 बकरे अंदर मौजूद थे, यानी एक 12-13 साल का लड़का और एक औरत, और उन दोनों को कुछ नहीं मालूम था और राजा अजयचंद के हुक्म से जो यहाँ आए थे। रानी शरदा की जगह जो औरत थी उसे जख्मी कर दिया गया और लड़के को मुंह दबाकर उठा लिया गया। सिपाही उसे रथ में डालकर उस तरफ चल पड़ा जहाँ कैदो राज बाकी सवारों के साथ मौजूद था, और उसने सिपाहियों की कामयाबी पर खुशी का नारा लगाया और उसी वक्त वहाँ से चल पड़ा। अपनी दानिश में उसने मैदान मार लिया और अब यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन दूसरी तरफ जय चंद के आदमी मुस्तैद थे और ज्ञान चंद ने फ़ौरन ही राजा को इतला दी और राजा ने माधु चंद को। चुनाचा आधी रात को जब राजा राधन राज के सिपाही शराब के नशे में मस्त थे, 100 सवारों ने उनके चेहरे ढके हुए थे और राजा राजधन के डेरे पर हमला किया और राजन राज के बेशुमार गैंग में डूबे हुए आदमियों पर उन्होंने हमला कर दिया और उन्हें कत्ल कर दिया। और उसके बाद वो राज तक पहुंच गए थे और कैदो राज भी नशे में मस्त था, लेकिन इतना नहीं कि सूरत हाल को समझ नहीं सकता और उसका खजाना पूरी तरह लूट लिया गया। यहाँ तक कि जो जेवरात पहन रखे थे लुटेरों ने उन्हें भी उतार लिया। गर्ज ये कि उसका डेरा मुकम्मल तौर पर लूट लिया गया और लूट मार के दौरान कई बार चंद लोगों ने एक ऐसे नकाबपोश जवान को सबको हदायत दे रहा था कैदो राज महाराज कहकर मुखातब किया था, और जिस पर धनराज शस्त्र जा गया था और राजा कैदो राज के बारे में वो अच्छी तरह जानता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि राजा कैदो राज इस तरह डाका जनी भी कर सकता है। बहर सूरत लूट मार हुई, कत्लो गारत हुई और उसके बाद स्यापोश सब्ज पहाड़ों में गायब हो गए। राधन राज अपने आदमियों को और खजानों के नुकसान का अंदाजा लगा रहा था, लेकिन बात यहीं तक महदूद ना रही। रात भर में 3 बार मुख्तलिफ डेरों पर डाका डाला गया और हर तरफ हू कार मच गई। तीनों जगह कैदो राज का नाम सुना गया और तीनों जगह खूब लूट मार और कत्लो गारत करी हुई थी। बेशुमार कीमती चीज़ें लूट ली गईं जिनकी मालियत बहुत ज़्यादा थी। और फिर उस वक्त सुबह नहीं हुई थी जब बेशुमार लोग राजा अजय चंद के महल में पहुंच गए। अजय चंद उस वक्त महल में था और अपने कमरा खास में आराम कर रहा था। शोरो गोगा इस कदर ज़्यादा था कि किसी को उसे जगाने की ज़रूरत ना रही। वो उसी तरह बाहर आया जैसे अभी अभी जागा हो और आने वालों में खुद राधन राज और दूसरे 2 राजा जिनके डेरों को लूटा गया था। तीनों राजा गुस्से में डूबे हुए थे और उनकी आंखें सुर्ख थी। अजय चंद ने बड़े हैरानकुन अंदाज में उनका स्वागत किया और उनको बड़ी इज्जत से अंदर ले गया। महल के एक कमरे में बिठाकर उनकी खूब खातर मदारत की और जब उनका गुस्सा किसी कदर सर्द हुआ तो अजय चंद ने पूछा, क्या बात है महाराज, कोई ख़ास बात है क्या? इतनी सुबह आप सब लोग? और उसने मुतहय्याना अंदाज में पूछा। अजय चंद, तुम हमें मेले में बुलाकर हमारी हिफाजत करने में नाकाम रहे हो। और राधन राज ने गोसीले लहजे में कहा, क्या हुआ महाराज, क्षमा चाहता हूँ अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई हो, परंतु बात क्या हुई है? किसी ने आपका अपमान किया है? आप बताएं तो सही। आप मेरे मेहमान हैं महाराज, और मेहमानों को इसलिए नहीं बुलाया जाता कि उनकी बेइज्जती की जाए। आपकी रक्षा तो मेरा फ़र्ज़ है महाराज। तुमने ये फ़र्ज़ खूब पूरा किया है अजय चंद, और तुमने लुटेरों को इस मेले में दावत दी। लुटेरों को? अजय चंद तज्जब से बोला, हाँ लुटेरों को, मगर हुआ क्या है महाराज? भगवान के लिए बताइए तो सही। राजा जय चंद आर्जी से बोला, कैदो राज ने रात को पूरे मेले में क़यामत मचाई है। कैदो राज ने? अजय चंद ने तज्जब से पूछा। हाँ, कम वक्त कैदो राज ने, और उसने जहन्नम के दरवाजे खोल दिए थे हमारे ऊपर और उसने तमाम आने वालों को लूट लिया।
उसने हमारा अपमान किया है। हालांकि उसने जो कुछ लूटा है वो इतनी बड़ी हैसियत नहीं रखता कि किसी राजा को उसका दुख हो, लेकिन जो कुछ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ और उसने हमें नंगा करके रख दिया। ये सब तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ है। कौन से कैदोराज की बात कर रहे हैं आप लोग? क्या राजा कैदोराज की? हाँ, उसे राजा की बजाय लुटेरा कहना ज़्यादा मुनासिब है। दो राजा बीक वक़्त बोले, मगर मेरे लिए बड़ी अजब की बात है। आप पधारिए तो सही, पूरी तफसील मुझे बताइए, मैं तो परेशान हो गया हूँ, अजय चंद ने कहा। और फिर उसने अपने एक आदमी को हुक्म दिया, महामंत्री ज्ञानचंद को हाजिर किया जाए। आदमी महामंत्री को बुलाने के लिए चले गए और इस दौरान तीनों राजा उसे अपनी विपता सुनाते रहे और राजा अजय चंद के चेहरे पर शदीद हैरत के आसार थे। मगर कैदोराज तो खुद भी राजा है, क्या उसे ये हरकत करनी चाहिए थी? उसने ये किया है। और तीनों राजा बीक वक़्त बोले और उनकी बुरी हालत थी। थोड़ी देर के बाद ज्ञानचंद पहुंच गया और राजा अजय चंद ने उसे बड़े गुस्सीले अंदाज में हुक्म दिया, ज्ञानचंद फौरी तौर पर जितने सवार ले जा सकते हो ले जाओ और राजा राज कैदों के राज के डेरे को घेर लो। कैदोराज तो इतना बेवकूफ़ नहीं है अजय चंद, राधन राज बोला। जी मैं नहीं समझा, उसका डेरा खाली पड़ा है और अगर उसका डेरा खाली ना होता तो तुम्हारा क्या ख्याल है? हम लोग अपने अपमान का बदला खुद ना ले लेते? वो यहाँ से भाग चुका है, डेरा खाली पड़ा है। हाँ, और वो पहाड़ों में रूपोश होकर भाग चुका है। राधन राय ने जवाब दिया और राजा अजय चंद ने गर्दन झुका ली और थोड़ी देर तक वो कुछ सोचता रहा। फिर बोला, मेरे भाइयों, आप मेरे मेहमान हैं। जो दुख आपको पहुंचा है उसने मेरी नाक काट कर रख दी, लेकिन मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूं। क्या राजा अजय चंद? मेले में राजाओं और महाराजाओं के अलावा आम आने वाले भी बेशुमार हैं। मेरे सिपाही हर आदमी पर निगाह रखते हैं और मुझे राजाओं की शान का पूरा पूरा एहसास है, लेकिन मैं इतनी हिम्मत तो नहीं कर सकता कि राजाओं पर भी निगाह रखूं। क्या मतलब अजय चंद? क्या राजा और डाकू में फ़र्क नहीं होता? अपनी बात का मतलब समझाओ, राधन राज बोला। जय चंद किसी हद तक ठीक कह रहे हैं धनराज जी, बूढ़े राजा दरजीत सिंह ने कहा। ठीक तो है, अगर जय चंद के सिपाही तुम्हें डेरे की निगरानी करते तो क्या हमें इस बात की खुशी होती? नहीं, मैं यही कह रहा था राज महाराज, अगर डाकुओं के किसी गिरोह ने यह हरकत की होती तो आपसे सिर्फ थोड़ी देर के बाद उनके सर आपके डेरों पर लटक रहे होते, लेकिन एक ऐसे मेहमान ने किया है ये जो खुद भी एक बड़ा राजा है। राजा नहीं, डाकू कहो। हाँ, इस वाक़े के बाद तो डाकुओं से भी बदतर है और मुझे अफसोस है कि उसने मेरी धरती पर यह कमीनगी की है। अगर मुझे इल्म होता कि कैदो महाराज इतना नीच है तो मैं उसे कभी यहाँ ना बुलाता। वो राजा से बचकर कहाँ जाएगा? राजधन बोले, हाँ बेशक, और इस बात का कैदो राज से हिसाब लिया जाएगा और उसने ये लूट मार करके राजाओं का अपमान किया है। हम कैदो राज से जंग करेंगे और उसे पूरी पूरी सज़ा दी जाएगी अवश्य, और इस जंग में मैं भी आपके साथ हूँगा। उसने मेरी सरजमीन पर आपका अपमान करके मेरा अपमान किया है, जय चंद ने कहा। और जय चंद ने राजाओं से खूब हमदर्दी की और उन्हें अपने तावन का यकीन दिलाया। उन्हें पेशकश की कि उन्हें जो कुछ भी चाहिए उसे ले लें और वो भुगतान भुगतने को तैयार है। लेकिन गयोर राजाओं ने उसे कुछ ना लिया और वो कैदो राज के लिए मन में गरीजो गजब लिए वापस चले गए। उन लोगों के चले जाने के बाद इस वाक़े से मेले का रंग फीका पड़ गया, इसलिए वो वक़्त से पहले ही ख़त्म हो गया। लेकिन अजय चंद की खुशियों का ठिकाना नहीं था। उसने कैदो राज के लिए बेशुमार मुश्किलात पैदा कर दी। तमाम अमूर से फारग होकर उसने मंत्री ज्ञानचंद को बुलाया और ये उसके भरोसे का आदमी था। ज्ञानचंद भी खुश था। कैसी रही ज्ञानचंद? एक तीर से दो शिकार कैसे हुए? मैं तो हैरान हूँ महाराज, कैदो राज के लिए तो आपने मुसीबत खड़ी कर दी। वो ससुरा हमारे खिलाफ साजिश करने आया था, मगर महाराज कई सवाल मेरे जहन में हैं। वो क्या ज्ञानचंद? डाके किसने मारे? माधोचंद ने। कौन? और ज्ञानचंद उछल पड़ा। माधोचंद ने? लेकिन हाँ ज्ञानचंद, मेरे भाई माधोचंद ने, और इस सिलसिले में मेरी बहुत मदद की है। जयचंद बोला। कमाल कर दिया माधोचंद ने। बेशक, और उसने लूटी हुई सारी दौलत सरकारी खजाने में जमा कर दी। बुरी बात है महाराज, लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको इस बात का इल्म किस तरह हुआ था? कौन सी बात का? यही कि कैदो राज राजकुमार को उठाए जाने की कोशिश करेगा। बस ज्ञानचंद, ये बात अभी खुद हमारे लिए भी मुअम्मा है। मुझे रानी शरदा ने यह बात बताई। रानी को ये बात कैसे मालूम हुई? मैं अभी उनसे पूछूंगा। हम कैदो राज के खिलाफ इस कोशिश में कभी कामयाब ना होते महाराज, अगर हमें ये बात मालूम ना होती। वो अगर इस रात फरार की तैयारी ना कर चुका होता तो ये डाके बेकार रहते। बात तो इसलिए बन गई ज्ञानचंद कि कैदो राज रातों रात चोरों की तरह भाग गया, और अगर वो ना भागता तो ये बात ना बनती। बिल्कुल,
ज्ञानचंद ने कहा, बहरहाल इस सिलसिले में कोई खुशी तो नहीं मनाई जा सकती, लेकिन चंद लोग दिल ही दिल में बहुत खुश थे। ज्ञानचंद के बाद राजा अजय चंद ने माधु चंद को बुला भेजा। माधु चंद आया तो जैसे चंद ने उठाकर उसे सीने से लगा लिया और उसने माधु चंद को इस कामयाबी कोशिश पर बधाई दी। ये तो मेरा फ़र्ज़ था भाई जी, और उससे हमारे दो फ़ायदे हुए। माधु चंद, कैदोराज का ज़ख़ीरा काफ़ी दिनों के लिए ख़तरा टल गया और हमें कुछ फ़ायदा भी हुआ, लेकिन उससे तुम्हें एक सबक भी मिला है माधु चंद। वो क्या भाई जी महाराज? कि राजनीति में कैसी कैसी चालें चलनी पड़ती हैं। आने वाले समय में जब तुम इस मुल्क की भाग दौड़ संभालोगे तो तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप ठीक कहते हैं भाई जी महाराज, माधु चंद ने अकीदत से कहा। ये बात उसके लिए बहुत दिलकश थी कि वह मुस्तकबिल का हुक्मरान है। इन तमाम कामों से फारग होकर राजा अजय चंद खिलवत में रानी शरदा से मिला और रानी शरदा अब काली नमाज से महल में आ चुकी थी। रानी ने अजय चंद का स्वागत किया और अजय चंद बोला, हाँ रानी, अब तुम मुझे बताओ कि उस रात तिलक चंद के अगवा की बात कैसे मालूम हुई? और मुझे ये बात एक छोटी सी लड़की ने बताई थी महाराज। लड़की ने? हाँ, कौन थी वो लड़की? ये तो मैं नहीं जानती महाराज, मगर बड़ी अनोखी कहानी है उसकी और जिसने मुझे आज तक पागल कर रखा है। क्यों? अजय चंद ने पूछा।